इस दिन आपसे आपके साथ यहाँ पे होना बहुत अच्छा लगता है। So the terrorism, a great menace, which has been maybe less big in scale, is becoming now a great world problem, an international terrorism. मिस्टर बेजेक ने कहा कि जो दहशतगर्दी है, जो बहुत बड़ी लानत है, वो बज़ाहिर शुरू में ऐसा लगता था कि कोई मसला बन गया है। That is meaning that the threat is not limited to one country. One group can attack in Syria, it can attack in France, it can attack in Russia and in India. अब ये दहशतगर्दी की लानत जो है दाइश की, वो किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है। वो शाम में भी हमले कर सकती है, इराक में भी कर सकती है, रूस में भी कर सकती है, फ्रांस में भी कर सकती है। तो ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। And the responsibility to fight with this evil also cannot be limited to one country. It should be a common responsibility of many countries. इसके खिलाफ जंग लड़ना भी किसी एक मुल्क की, किसी एक इलाके की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की ये जिम्मेदारी है कि इस लानत के खिलाफ, इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल हो। The responsibility for appearance and for supporting of terrorists is also not limited to one group or one country. We see that today many do not understand the threat and they try to play with these different, I'm not talking about only Daesh, but the different groups pursuing their own interests. जो दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले लोग हैं वो भी महदूद नहीं है। और मैं ये बात नहीं कह रहा कि सब हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी तादाद में लोग हैं या हुकूमतें हैं जिनकी तरफ इन्होंने इशारा किया है। International law has been worked out by many countries, not without a reason. It was worked out to keep peace in the world. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कोई एक मुल्क नहीं लड़ रहा और इसमें दुनिया भर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए संजीदगी से कोशिशें और मेहनत की जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर बाकायदा एक अलायंस है जो संजीदगी से जंग लड़ रहा है। Russia stands for upkeeping of the international law, working on the aegis of the United Nations organization. रूस बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत ये इसमें शामिल हुआ है इस जंग में। जो यूनाइटेड नेशन के जो रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक रूस ने इक़दाम किया है। And whenever we have a violation of this law, we have the threat of terrorism growing. What has caused the Daesh strengthening in Syria and Iraq? Where are the terrorists are coming from? Here we have officers from Iraq who have been thrown out of their job and quickly went to join them. In Libya, ये जो दहशतगर्द हैं वो मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं। इराक में जो उन्होंने इशारा किया, सद्दाम हुसैन की हुकूमत के जो अफसरान थे वो जो जॉब से बाहर हो गए थे, जिनको हुकूमत ने बाहर कर दिया था, वो इस दहशतगर्दी में शामिल हैं। The violation of the international law in Libya has caused a turmoil in the country, and now the people from this war-destroyed country are also going to join Daesh. लीबिया में बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई और वहां पर भी कुछ ऐसे अनासिर हैं जो दाइश के साथ शामिल हो रहे हैं। Today, these people are getting taste of blood and want to go back to spread this violence. अब दहशतगर्दों ने एक तरह से खून उन्हें मुंह लग गया है और उसको वो अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। As our partners, we don't want these people to be able to wreak this havoc in our country, because our citizens also go and join these terrorist groups. हम
ये नहीं कह रहे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स में लोग हैं वो मुख्तलिफ मकामात से आ रहे हैं। हमें ये भी एहसास है कि कुछ लोग बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम रूस में दहशतगर्दी को बढ़ने की तरफ बढ़ने नहीं देना चाहते, और रूस के भी कुछ शहरी ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स, कुछ अनासिर हैं जो दाइश ग्रुप में शामिल हैं। So in partnership with the Syrian armies, on invitation of Syrian government, Russian Air Force is now conducting an operation to eliminate terrorist groups, Daesh and other groups in Syria. अब शाम की हुकूमत की दावत पर रूस अपने जंगी जहाजों के जरिए दाइश के ठिकानों पर हमले कर रही है और उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। السادة الأمراء السفراء مولانا الأخوة الأعزاء भाइयों बहनों और दोस्तों, آسفا أن أبدأ كلامي معكم وأقول أنه لا يوجد مكان آمن على الأرض بعد ظهور داعش. मेरे लिए दुखी की बात यह है कि बोलना कि दुनिया में कोई ऐसी जगह सेफ नहीं है आतंकवाद और दहशतगर्दी से। وجود هذه المنظمة الإرهابية الإرهاب موجود في كل مكان. जब तक ISIS जो कि दाइश है दुनिया में है, दुनिया में कोई जगह आमीन नहीं है। من أجل نشر السلام يجب أن نحارب الإرهاب ونهزمه. अगर अमन लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को हराना चाहिए। لكن يجب أن نعلم من هو خلف الإرهاب ومن أوجد الإرهاب. खत्म करने के लिए पहले जानना जरूरी है कि इन लोग के पीछे है कौन, जिसको मदद कर रहा है। كلكم تعلمون من أوجد القاعدة في أفغانستان. आप सब लोग जानते हैं कि कायदा की इजाद किसने किया है وكيف वجدت داعش और दाइश बना कैसा। خلال الغزو الأمريكي للعراق. अमेरिका की इराक इन्वेजन के बाद कि ये दाइश बना कैसे। منذ البداية पहले से سوريا حذر جميع الدول सूरिया ने सबको अगवा किया है إن ما جرى في الوطن العربي ليس من أجل إصلاح الديمقراطية. कि जो स्प्रिंग बोलते हैं, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, वो डेमोक्रेसी की मांगने के लिए ताई नहीं। باسم الديمقراطية डेमोक्रेसी के नाम पर دمروا البلدان العربية. अरब कंट्री को डिस्ट्रॉय किया है। هؤلاء الذين جلبوا الديمقراطية إلى هذه البلدان وخاصة إلى سوريا जो कि बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, हमने देखा है कि दूसरे कंट्री में हुआ क्या और सीरिया में हुआ क्या। نحن نرفضهم ونرفض ديمقراطيتهم. हम उन लोगों को रिजेक्ट करते हैं और इनकी डेमोक्रेसी हम मोहताज नहीं है। السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبتدئ الحديث بتقديم الشكر لمنظمي هذه الاحتفالية العظيمة وشكر جزيل للدعوة اللي وجهت لنا. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले इन लोगों ने आज के इस इजलास का इंतजाम किया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी। وبالحديث عن موضوع تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة الذي تعرض له منطقتنا العربية، فالحديث طويل ومتشعب، ولكنني سأركز على النواحي المهمة في هذا الموضوع، وهو أن تنظيم القاعدة، ما يسمى بتنظيم القاعدة أو داعش،
هذا الهجوم الذي حصل على منطقتنا العربية وهذا الخطر الذي تعرضت له شعوبنا إنما حصل مؤخرا قياسات بشكل نسبيا، إذ لم يكن قبل 20 سنة موضوع الإرهاب، لم يكن هناك إرهاب. Never before we had terrorism, but terrorism only came after the invasion of Iraq and after the disintegration of the Soviet Union. I don't know, the Americans, started to find another enemy aside from the Soviet Union, which had already been distracted or came out of the political map. So the Americans, supported by Zionism, by I don't know, started to talk about Islam as the second enemy, and that's why they started to attack Islam, but not directly, indirectly, through calling Islam so-called radicalism or fundamentalism.